नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और अब खबर खास में खास मौजू। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल एक मरतबा फिर बीजेपी के लीडरों ने ही मुसलमानों से मुतअल्लिक सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसी पार्टी के सीनियर लीडर मुसलमानों को अपना मानते ही नहीं। उनके मुताबिक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, इसलिए बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती। कर्नाटक के बीजेपी लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने अक़लियती तबके को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपको हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वो आपको टिकट नहीं देती, हमने भी आपको टिकट नहीं दिया क्योंकि आप हम पर भरोसा नहीं करते। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत में नायब वज़ीर आला रह चुके के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि आप मुस्लिम हम पर भरोसा कीजिए, हम आपको टिकट भी देंगे और दूसरी चीजें भी। ईश्वरप्पा शुमाली कर्नाटक के कोपल में अक़लियती कम्युनिटी के साथ रियासत में पसमानदा करूबा कम्युनिटी के लोगों से खिताब कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा नारा हमेशा से यह रहा हो कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर उस पर यह कंडीशन क्यों? और आखिर ये कंडीशन है तो वो इंतखाबात के ठीक पहले ही खासतौर से अवामी रैली के दरमियान ही ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? और ऐसा क्यों है ये कहा जाता है कि कोई खास कम्युनिटी किसी खास पार्टी को वोट नहीं देती है, इसलिए उस कम्युनिटी से लीडर नहीं दिए जाते, जबकि बातें सबकी होती है, सबका साथ सबका विकास। अगर इनिशिएटिव लेने में वो पहल नहीं करती है तो आप पहल कर दीजिए। अगर आवाम वोट नहीं दे रही है तो आप टिकट दीजिए, शायद उसके बाद आपको वोट मिलने लगे। एक तो ये है कि ये मामला कोई कह नहीं सकता खुलकर, वो कैसे इस बात को कह सकते हैं कि एक खास कम्युनिटी, खासतौर से वो जिक्र कर रहे थे मुसलमानों का कि वो बीजेपी को वोट नहीं देती है, जबकि पिछले 2014 के इंतखाबात के बाद जो नतीजे आए थे, उन नतीजे के बाद खुद बीजेपी के कई बड़े लीडरों ने भी इस बात को तस्लीम किया था कि उन्हें सबका वोट मिला है, तमाम कम्युनिटी की हिस्सेदारी उनके वोट में रही है और इसीलिए उन्हें इतना बड़ा मैंडेट हासिल हुआ था। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि आपके पास अगर वोट मिल रहा है, आप इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं और आपके पास बाज़ाब्ता माइनॉरिटी के विंग्स हैं, आपके पास कई ऐसे चेहरे हैं, आपने उन्हें किसी को मिनिस्ट्री भी दे रखी है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक खास कम्युनिटी आपको वोट नहीं देती? तो क्या ये बातें करना इंतखाबी मौसम में क्या ये जायज़ है, ये सूट करता है, जबकि ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है? तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान उस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वाई सईद अहमद साहब हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, कांग्रेस पार्टी से हैं। सईद अहमद साहब, आपका इस्तकबाल करेंगे हम। और साथ ही फोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल हन्नान जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है SDPI के, ये भी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। और कुछ देर में हमारी उम्मीद है कि चांद पाशा भी हमारे साथ जुड़ चुके होंगे जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से है, स्टेट वाइड प्रेसिडेंट है। लेकिन पहले हम सईद अहमद से बात करते हैं। सईद अहमद साहब, मौका इंतखाब का है और ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक खास कम्युनिटी को एक खास पार्टी के रहनुमा अगर ये कह दें कि चूंकि आप हमें वोट नहीं देते हैं इसलिए हम आपको टिकट नहीं देते। अव्वल तो ये कि वो इस बात को खुले तौर पर कह नहीं सकते कि कौन किसको वोट देता है या नहीं देता, लेकिन उसके बाद फर्ज कीजिए कि इस बात को मान भी लिया जाए, तो क्या ये पहल उधर से पार्टियों की तरफ से शुरू नहीं हो सकती? ये है जी कि शुरू से ही जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ कहा करती थी जी, दैट इज इन 1977, तब से इनकी यही पॉलिसी है कि वो अक़लियतों के खिलाफ है। तो जो पार्टी शुरू से ही अक़लियतों के खिलाफ है और उनकी पॉलिसी भी ऐसी है कि वो अक़लियतों के खिलाफ ही काम करें, तो उनके लीडरों की सोच भी ऐसी ही बन चुकी है। और ये जो ईश्वरप्पा ने कहा है कि बहुत ही गंदे किस्म का वो उनका सोचना है कि मुसलमान आकर के बीजेपी के ऑफिस में 10 साल झाड़ू मारें, उसके बाद कंसिडर किया जाएगा। मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं है।
और इनके बाप की जागीर भी नहीं है। तो ये बयान आपने सुना या पढ़ा है कहीं? सोचना भी गलत है। असेंबली में उन्होंने कहा था, कर्नाटक की जब असेंबली चल रही थी जी, तो असेंबली में उन्होंने कहा था, हमारे एक विधायक है एमएलसी जनाब रिजवान अरशद साहब, उन्होंने ये सवाल किया था उनसे कि आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते। तो असेंबली में ईश्वरप्पा ने सबके सामने ये कहा था कि मुसलमानों को हम टिकट इसलिए नहीं देते कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, और अगर उनको टिकट चाहिए तो 10 साल आकर के बीजेपी के ऑफिस में झाड़ू मारे, उसके बाद हम सोचेंगे। ये उनका कहना था। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि मैंने आपसे इसलिए पूछा कि ये बयान आपने कब सुना या पढ़ा है, उसकी वजह यह है कि चूंकि अभी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो कहीं उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। तो चूंकि ये मामला थोड़ा पहले का है, ये हमारे नाज़रीन के लिए ये बात समझ में आनी ज़रूरी थी कि उन्होंने ये बातें कब कही थी। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि वो ये कह रहे थे कि चूंकि ख़ास कम्युनिटी है, अक़लियत है, मुसलमान है, वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया जा सकता। एक तो ये वजह है। बहरहाल आपके पास मैं फिर आ रहा हूं। अब्दुल हन्नान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। हन्नान साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है, आवाज आ रही है जी। ये एक तरफ बार बार ये नैरेटिव के सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े लीडर का ये बयान कि मुसलमानों को वोट बीजेपी इसलिए नहीं देती है क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, इसलिए बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। जबकि 2014 के इंतखाबात के बाद कई लीडरों ने इस बात को माना था कि बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट बीजेपी को गए हैं। तो क्या ये, पहले तो ये जानना चाहूंगा किस तरह से बाई फेथ, बाई रिलीजन किसी का नाम लेकर अवामी रैली में इस तरह से खिताब करना, क्या ये ज़ाब्ते अखलाक के दायरे में आता है? दूसरी बात ये कि क्या उनका ये कहना कुछ और इशारा करता है, कहीं वोटों को पोलराइज करने की तरफ तो इशारा नहीं है? अब्दुल हन्नान साहब, सही इशारा है आपका, सही इशारा है आपका। इनका जो है बंच ऑफ थॉट्स के अंदर पहले से इनके अंदर क्लैरिटी है कि ये मुसलमानों को, अक़लियत को और फिर क्रिश्चियंस और ईसाइयों को ये ज्यादा इंकरेज करना नहीं चाहते, बल्कि सेकेंड स्टैंडर्ड बना के डबल स्टैंडर्ड इनके साथ बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, ईश्वरप्पा जो है पहले से पागल जैसी बातें पहले से कर रहे हैं वो, लेकिन सवाल हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का है। बीजेपी ये जो कह रही है ये पहले से मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ऐसे इंतखाबी माहौल में वो ऐसे ऐलानात को बार बार करके अपने हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की, एक पोलराइजेशन करने की एक साजिश रचती है। लेकिन आप जिस तरह से भी कह रहे हैं अपने हिंदू वोटों को, ये तो आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन की तरफ आपका भी, मतलब आपकी बातों से पोलराइजेशन हो जाएगा। अपने हिंदू बोले तो ये जो हार्ड हिंदू हैं जी, हार्ड हिंदू जो वोटर्स हैं, उनको बार बार इकट्ठा करने के लिए इस किस्म के स्लोगन्स और इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना पड़ता है। देखिए, पहले वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के नाम पर वो वोट इकट्ठा कर लेते थे। अब उनका जो हार्ट कार्य करता है वो बार बार नई नई चीजों के लिए वो जस्तजू में रहता है, इसलिए उनको एंटरटेन करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन सवाल पर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सवाल यहाँ पर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज का भी है कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, कांग्रेस कर्नाटका के अंदर सिर्फ एक सीट दी है रिजवान अरशद साहब को, बकिया हम बीदर में सीट नहीं दी है, जबकि वो बहुत ज्यादा उसके मुस्तहक थे। यहाँ पर भद्रावती में जो है वो सीट देने के बारे में, धारवाड़ में सीट देने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वहां पर भी वो अपनी कामयाब नहीं हो सकी है। यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व भी बहुत बड़ा चैलेंज है अक़लियतों के लिए। ये अक़लियतें और मुसलमान फुटबॉल बनी हुई हैं, उधर से हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में। देखिए, कांग्रेस ही के पीरियड में डिलिमिटेशन हुआ, कांग्रेस ही के पीरियड में रिजर्वेशन हुए सीट्स की, किस तरीके से रिजर्वेशन किया गया, किस तरीके से डिलिमिटेशन हुए, किस तरीके से अब सीट देकर हार जाने की बुनियाद पर अब इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि आप मुसलमानों को सीट देंगे तो जीतेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो है पहले से सीट भी नहीं है और फिर जो है आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी नहीं रहेंगी। जी, ये मामला है। सईद अहमद साहब, बहुत संजीदगी के साथ और बहुत, इसे हम कह सकते हैं कि बहुत सीरियस ये एक बात है। आप भले आप अपनी पीठ थपथपा लें कि बीजेपी जितनी टिकट मुसलमानों को नहीं देती है या जितनी देती है उससे थोड़ा ज्यादा कांग्रेस शायद दे देती है, लेकिन क्या ये काफी है?
ये जैसा कहना है अब्दुल हन्नान साहब का कि बीजेपी जिस तरह से देखती है खास कम्युनिटी को, वो तो शायद ओपन है, इसलिए वो कम्युनिटी भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो दोहरा वार करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने एक सर्वे किया और सर्वे में ये हम लोगों ने पाया कि कहाँ माइनॉरिटीज़ को या खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सीट देने से जीत करके आ सकते हैं। उस सर्वे में जहाँ दिखाया गया था कि एक मुसलमान को देने से वो हार सकता है जी, तो हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक कोटा फिलअप करने के लिए एक सीट दे दी जाए ताकि वहां से मुसलमान खड़ा होकर हार जाए जी। कोटा फिलिंग के लिए हम नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए, आप कोटा फिल नहीं करना चाहते, लेकिन 4 में से 2 मुसलमान या 2 अक़लियत कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो 50% रिजल्ट हुआ, तो क्या आप इस बात की या पार्टी आपकी इस बात की गारंटी लेती है कि दूसरी सीटों पर जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए क्या वो सबके सब जीत जाते हैं? क्या सबके सब जीतते रहे पिछले 5 सालों में जहां भी इंतखाबात हुए हैं? कोई भी किसी की भी नहीं ले सकता। फिर तो ये कह देना कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है कि वो उनमें सलाहियत नहीं है, इसका मतलब है कि उनके आप उसके मोराल को डाउन कर रहे हैं। क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी अब्दुल हन्नान साहब कहिए। जनाब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए। आपने सवाल किया है, आपने मुझे सवाल किया, उसका जवाब देने दीजिए पूरा। ये वादा किया गया है हम लोगों से कि आइंदा दो एमएलसी और 1 राज्यसभा हम लोगों के लिए दिया जाएगा, इसलिए कि जहां भी बेंगलोर सेंट्रल को तो दे दिया है, देना ही पड़ता है वहां पर, और वहां पर जीत करके भी आएंगे। मगर दूसरी जगह के हालात बहुत ही खतरनाक है, हम नहीं चाहते जी कि ठीक है। तो ये वादा आप किस तरह से किया गया, मतलब पेन एंड पेपर ब्लैक एंड व्हाइट वादा किया गया, लिखित में है ये, या फिर सिर्फ कह दिया गया जो बाद में मुकर दिया जाए, जिससे क्या है, मतलब उसका फॉर्मेट क्या है? देखिए पूरे सीनियर लीडर्स के सामने सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है और ऊपर से भी उन्होंने इसका क्लियरेंस लिया है हाईकमांड से भी कि 2 माइनॉरिटीज को 2 एमएलसी देंगे और 1 राज्यसभा देंगे। ठीक है, अब जरा अब्दुल हन्नान साहब जो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस पे जो उन्होंने वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब चाहूंगा। हन्नान साहब क्या पूछना है आपको, जल्दी से जरा सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सईद साहब का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं सईद साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि हम जो है ये एमएलसी के लिए, राज्यसभा के लिए इस तरीके की छोटी छोटी इंतखाबी मौसम में हम गरम सरम की पार्टी करते हुए बातें करके अगर हम इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ते रहेंगे तो आपको हमारी हालत मालूम है कि 10-15 साल से एक भी मुसलमान पार्लियामेंट को नहीं गया है, और फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारी तादाद आप एमएलए की देख सकते हैं, पहले कितनी तादाद थी, अब आते आते 12 से आकर 7 को आ गई है, अगर 7 से 5 को आ गई। अगर इस किस्म से हमारे अंदर इंफ्राटी पैदा हो गया कि हम जीत नहीं सकते, ये हमारी बहुत ही नाकानी है। हमें ऐसी सर्विस देना चाहिए कि हम मुसलमानों के अलावा दूसरे दीगर तबकात के वोट हासिल करके जिस तरीके से पहले से जीत कर हम इंतखाबी मैदानों में गए हैं, उसी फार्मूले को इख्तियार करके हम दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपनाना है और अपने हिकमत अमली को हमें बनाना है। इस किस्म के जितने भी चॉकलेट्स हैं कि वो देंगे, ये देंगे, पहले से कुछ नहीं दिया, आइंदा कोई उम्मीद भी नहीं है। तो मेरी राय यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, चलिए जिस तरह से आपको बता दें, जो मौजू हमारा था वो इस बात को लेकर था कि बीजेपी के लीडर ईश्वरप्पा ने क्या कहा है, लेकिन अभी बीजेपी के जो जिस गेस्ट से हमें बात करनी थी चांद पाशा, अभी तक उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पहलू पे जाएं और बीजेपी का क्या मौक़िफ़ इस बारे में है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी जुड़ नहीं रहे हैं हमसे। बहरहाल कोशिश हमारी जारी है कि वो हमसे जुड़ें, अपनी जवाब रखें। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सईद साहब बड़ा गंभीर ये है कि जो इन्होंने अभी कहा अब्दुल हन्नान साहब ने कि डीलिमिटेशन जिस तरह से हुआ उसका सीधा नुकसान वहां की अक़लियती आबादी को गया वोटिंग पैटर्न के हिसाब से, और ये डिलिमिटेशन कांग्रेस के वक्त में ही हुआ था। क्या मकसद था इसके पीछे सही साहब? देखिए कोई मकसद नहीं है डिलिमिटेशन का। अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर सेंट्रल में पांच ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे माइनॉरिटीज जीत सकते हैं। एक तो सर्वज्ञा नगर है, शांति नगर है, चामराजपेट है, और जी वो है अपना
बहरहाल फिर नगर, शांति नगर, शिवाजी नगर, 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे मुसलमान खड़ करके जीत सकते हैं और जीते भी हैं। और ये बेंगलुरु सेंट्रल में आया हुआ है, इसमें ऐसी कोई चाल वाल मुझे तो नजर अब्दुल साहब, क्यों आपको इस पर एतराज है डिलिमिटेशन पे? आप हनान साहब जी, अब्दुल हनान साहब से फिर क्वेश्चन की बात करने की। जी हनान साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, तो सही साहब, देखिए सवाल बड़ा अहम है। एक तरफ जो उन्होंने भी कहा कि एक फुटबॉल की तरह से इस्तेमाल हो रहा है हार्ड हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच। ठीक है, पार्टियों की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है, लेकिन अगर हम लगातार जहां पर सीधे तौर पर अवामी नुमाइंदगी होती है, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, उसमें अगर हम किसी भी कम्युनिटी को नुमाइंदगी नहीं देते हैं, इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली एक उनको मैसेज ये जा रहा है कि वो जीत ही नहीं सकते या वो डेमोक्रेटिक का पार्ट में जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये तो नेगेटिव है ना? सही साहब बात को, मगर जी सुनाई दे रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बोलिए। हेलो हेलो, जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैं मानता हूं आपकी बात को। जी 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 मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर कभी कभी हालत हाजिरा को देख करके हम लोगों को भी होशियारी के साथ काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कोटा फिलअप करने के लिए, अगर हारने के भी चांसेस हैं तो हमारे आदमी को जाकर के वहां पे इलेक्शन लड़ा दें। आप जानते हैं कि इलेक्शन का खर्च कितना होता है आज के जमाने में और क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं। जी, बजाय इसके के रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर चाहिए। वो राज्यसभा में भी हो सकता है और काउंसिल में भी हो सकता है। जो बात असेंबली में उठा सकते हैं वो काउंसिल में भी उठा सकते हैं, राज्यसभा में भी उठा सकते हैं, लोकसभा में भी उठा सकते हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? नहीं, देखिए बात उसकी नहीं है। तकलीफ तो इसमें किसी भी कम्युनिटी को होगी ही। आपने जो पहले कहा कि वक्त और हालात के मुताबिक पार्टी अपने कुछ फैसले लेती है, उसको कुछ हद तक माना जा सकता है पार्टियों के लेवल पे की। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप इस हाउस में नहीं, उस हाउस के लिए ही काफी है, वहीं तक रहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। फिर यहां भी आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, यहां भी आप लिमिटेड कर रहे हैं किसी को कि आप यहां मत आइए, वहीं तक रहिए। नहीं, यहाँ पे मेरा मतलब हालात हाजिरा का मतलब कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसी हालात है, कौन जीत सकता है। अब मिसाल के तौर पे बिदर का आप लीजिए, बिदर के लिए चांद पाशा साहब हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लीडर वहां पे मौजूद नहीं था जिसको जी बोलिए। वो बैठे मेरे बाजू। चांद पाशा साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सैयद साहब हमारे बहुत ही पुराने निहायत दोस्त हैं। जी चांद पाशा साहब, ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते बीजेपी को, इसलिए बीजेपी टिकट नहीं देती। और लेकिन बड़ी तादाद में आप जैसे लोग हैं जो बीजेपी के दफ्तर के चक्कर लगाते भी रहते हैं। तो क्या मतलब है इसका? आप जो है उनसे कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, फिर आपको इस तरह से झटका दे दिया जाता है, फिर भी आप साथ में रहते हैं, फिर भी आपको टिकट नहीं मिलता। क्यों ऐसा कह रहे हैं ईश्वरप्पा? सुनिए, पहली बात सुनो जी। तो ईश्वरप्पा साहब का ये जाति मामला है। कैसे जाति मामला हो सकता है उनका? जाति मामला नहीं, उनका कैसे जाति मामला हो सकता है? नहीं, आपको मैं बता देता हूं। कैसे, आप बताइए मुझे कैसे जाति मामला हो सकता है? जब वो अगर किसी आवामी रैली में ये बात कहेंगे और पब्लिक फ्रंट पे आके बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, उसको आप जाति मामला कैसे मान सकते हैं? नहीं, एक लहजा मैं एक लहजा आपको तफसील से बता देता हूँ, सुन लो आप। इससे पहले जो है बीजेपी ने जो है कर्नाटक के अंदर टिकट दी हुई थी, आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता आपको। जी ठीक है। मुमताज़ अली खान साहब, प्रोफेसर मुमताज़ अली खान साहब, उनके साथ मैंने जो है जयमाल कांस्टिट्यूंसी थी, सेकेंड प्लेस पे वो आए थे कि सिर्फ 5000 वोटों में हारे थे वो पहली मर्तबा। मैं जो बैठा हूँ वार्ड नंबर 33 से मुझे बुलाकर टिकट दिया गया है मनोरम पाल्डा, इसमें 3000 वोट मैंने लिए हैं और मैंने 5 टिकट दिलाया हूँ। जिस जगह बीबीएमपी इलेक्शन में जो है 5 टिकट मैं दिलाया हूँ, मैं 3000 लोकल इलेक्शन में 3000 वोट लिया हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आम इंतखाबात की। ईश्वरप्पा जी ने आम इंतखाबात के ताल्लुक से ये बात कही है। एक मिनट नहीं ना, मैं जिस चीज के लिए आपको बुलाऊं पहले मैं उसका जवाब चाहूंगा ना। आप जाइएगा वार्ड कमिश्नर के इलेक्शन में, उसका मुझे जवाब नहीं चाहिए आपसे। मेरा सिर्फ फिलहाल ये है जो जिस मौसम में हम हैं, जिस इंतखाबी मौसम में, उसी की बात करेंगे ना हम। जी, ईश्वरप्पा जी ने यह बयान क्यों दिया? देखिए, पहली बात ऐसी है,
देखो, इसलिए कि वोट बैंक जो है बीजेपी के लिए जो है आज तक जो है भरोसा बीजेपी के ऊपर मुसलमान किया ही नहीं है। इसकी वजह क्यों? आप मुसलमान नहीं हैं? आप मुसलमान नहीं हैं? इसके बात नहीं कि आप मुसलमान नहीं है क्या? आप मुसलमान है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह है। आप मुसलमान है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। फिर तो आप पार्टी से जुड़े भी तो हैं। बिल्कुल बेशक। फिर कैसे कोई कह सकता है? आपको तकलीफ नहीं होती जब कोई कहता है कि मुसलमान बीजेपी भरोसा नहीं करता? नहीं, फिर आप क्यों नहीं पूछते उससे पलट कर? देखिए, आप मीडिया लोग जो है इस तरह का एक लहजा बताता हूँ, सुन लो। मीडिया लोग जो है इस तरह के जो है टूल दे के जो है मुसलमान को जो है कमजोर कर रहे हैं। अब्दुल हन्नान साहब हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बात मैं बताता हूँ, आप सुन लो। आपकी वजह से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनो, मुसलमान को कमजोर कर रहे हैं, जो है गुमराह कर रहे हैं। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर हर जो है पार्टी जो है, हमारे जनाब जाफर शरीफ साहब 7 टाइम जीते हैं, उनको सिर्फ एक बात के ऊपर सैयद साहब भी बाजू बैठे हैं, विदेशी करके बोले थे सोनिया गांधी को, इसलिए इनको लास्ट तक मरहूम को मरे तक उनको पोजीशन नहीं दिया गया है। आप जानते होंगे इस चीज का। और वो गवर्नर बनाया गया है, SM कृष्णा को गवर्नर बनाया गया है। ऐसा एक गवर्नर बनाने के लिए बहुत दिन से वो बेचैन थे। आप चांद पाशा साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल, उसका जवाब दे दिए। ईश्वरप्पा ने जो कहा, क्या आप उसे मानते हैं? क्या उनका बयान सही था या गलत था? आप इसका जवाब पहले दीजिए। ईश्वरप्पा का बयान सही है या गलत है? देखिए, वो जो बता रहे हैं, जो हो मैं बता रहा हूं, सुन लो। आप जो है मुसलमान को जो है वोट के बैंक अभी तक उम्मीद नहीं हुई, अभी तक। ईश्वरप्पा का बयान सही है या गलत है? मेरा सवाल ये है आपसे, आप जवाब चाहे जो दीजिए। तो मेरे हिसाब से जो है, एक हिसाब से जो कह रहे हैं, एक हिसाब से उनके हिसाब से शायद सही होगा रहेगा। मेरे हिसाब से वो तूल पकड़ा हुआ है, इसको मीडिया उछाल रही है। वो आपके हिसाब से गलत है या सही है? ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आपके हिसाब से गलत है या सही है? गलत क्या, आपको तो मालूम होगा, आप हमें ज्यादा बोलेगा है। सईद अहमद साहब जवाब दीजिए। जो है ये हाई कमांड का फैसला होना चाहिए। मीडिया जो है ये हाई कमांड का फैसला है। ये ईश्वरप्पा साहब बोलिए से जुड़े हुए, ये कोई हाई कमांड नहीं है बोलने के लिए है। ये पूरा आप कंडेम करते हैं उसे? कहां जाएंगे? आप कंडेम करते हैं? चांद पाशा साहब में इतनी हिम्मत है, वो कंडेम करते हैं ईश्वरप्पा के बयान को? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुन लो आप। ये जो है आप कंडेम करते हैं, हाँ या ना बोलिए। जनाब मोदी साहब का जो है वहां से आने से कुछ चलेगा? ईश्वरप्पा को आप कंडेम करते हैं, हाँ या ना बोलिए। आप कंडेम करते हैं या नहीं करते, बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, इसका कोई अहमियत नहीं है। आप तो जानते हैं मीडिया लोग, आपको तो मालूम है कि सर मीडिया तो वही कह रहा है ना, जो ईश्वरप्पा ने जो कहा है उसी को तो आपके सामने मिला के रख रहा हूं। होता नहीं है। चलिए ठीक है, आप कंडेम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे आवाम देख रही है। बहरहाल सही साहब, जल्दी से वाइंड अप कर दीजिएगा और रैप अप मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ। 10-20 सेकंड वक्त है मेरे पास बस। जी सही साहब बोलिए। चांद पाशा साहब कह रहे हैं कि हाईकमांड का फैसला है, जो ईश्वरप्पा ने कहा वो हाईकमांड का फैसला है, यही कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं, आप जो है बेफहमी से बात तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो इनको मालूम नहीं है, इनको भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जाफर शरीफ साहब के बारे में इन्होंने कुछ कहा था। जाफर शरीफ साहब ने खुद जाकर के सोनिया गांधी के पास से ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरी तबीयत बराबर नहीं है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे सीट की जरूरत नहीं है, मुझे एम्बेसडर या कुछ और गवर्नर बना के। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है सही साहब। असल में चांद पाशा साहब आने में थोड़ी देर कर दी इन्होंने, पता नहीं क्यों देर की इन्होंने। कंडेम भी नहीं कर रहे खुलकर, ये खुलकर कंडेम भी नहीं कर रहे कि ईश्वरप्पा ने जो बोला गलत बोला। सवाल ये है कि भाई आप जो है आप उनके साथ जा रहे हैं, वजीर आजम बार बार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, फिर ये दूसरे तीसरे चौथे नेता जो भी हैं वो क्यों ऐसी बात करते हैं? क्या ऐसी बात करने का ऐसे मौसम में जब ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इंतखाबी मौसम है, क्या ऐसी कोशिश ये है कि पोलराइजेशन किया जाए? क्या फिर उसी मोड़ पर चुनाव जा रहा है जिस मोड़ से कई बार इंतखाबात हुए हैं और लोगों को गुमराह भी किया गया है? असल मुद्दे गायब हो जाते हैं, रोजगार के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, हिफाजत के मुद्दे, नौकरी नहीं है, किसानों के मुद्दे, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मुद्दे, लेकिन ये तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं और चीज़ें आ जाती हैं पोलराइजेशन की तरफ। क्या इसकी एक कोशिश थी? सवाल बाकी रह गया, जवाब मिला नहीं चांद बादशाह जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू पर तमाम अहम और ख़ास खबरों के लिए।